नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो आरएस जंक्शन पर राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी ये कक्षा, जिसमें हम जनवरी से लेकर के और मार्च तक के जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हैं जो राजस्थान से विशेष करके संबंधित है, उन्हें कवर अप करने की कोशिश करने वाले हैं। इस पूरी कक्षा के दौरान सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को आरएएस परीक्षा के सिलेबस से जोड़ते हुए समझाने का प्रयास किया जाएगा और ये कक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें इसे बाइलिंगुअल रखने का प्रयास किया है। वैकेंसी को लेकर के आप में से बहुत लोगों को चिंता होगी कि वैकेंसी कब आएगी, आरएस की वैकेंसी कब आएगी, ये बात बार बार कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हाल ही में आरपीएससी ने जो दोनों आपके नोटिफिकेशन जारी किए हैं एग्जाम के डेट्स को लेकर के, उसमें कहीं पर भी आरएस एग्जाम को लेकर के कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। तो आप मान के चलिए कि अभी समय है आरएस की वैकेंसी को आने में, और इसीलिए ये समय आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाने में देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो चलिए, बिना अपना समय खराब किए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आप चाहें तो अपने नोट्स साथ के साथ यहाँ पर ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं, वो है जनवरी माह का पहला हमारा करंट अफेयर। राजस्थान को एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली में एक केंद्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हाँ, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है आपके आत्मनिर्भर भारत उत्सव किसका आयोजन किया गया? आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 किसने आयोजित किया? ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है। और इसी कार्यक्रम में चूंकि राजस्थान ने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है उसके अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन किया, उसको देखते हुए राजस्थान को कांस्य पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। और इस प्रकार से राजस्थान ने जो है वो अपने आप को प्रदर्शित किया कि कैसे हमने भी एक जिला एक उत्पाद में अपने यहाँ जो जिले हैं वहां विशिष्ट चयनित उत्पादों को आगे बढ़ाने में और उनके निर्यात को बढ़ावा देने में मदद की है। तो कुल मिलाकर के वर्तमान में 41 ऐसे उत्पाद हैं जिनको हमने ओडीओपी श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध कर दिया है। इनकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो आपको इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान जो है उसमें भी हम पढ़ते हैं। तो जब हम उद्योग पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिव्यू में, वहां पर इस चीज को कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना क्या है? अन्नपूर्णा रसोई योजना आप सभी जानते हैं। अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की गई थी गहलोत सरकार के द्वारा, सबसे पहले इंदिरा रसोई योजना के रूप में, ठीक है, और बाद में इसका नाम बदल दिया गया था। इसी योजना को शहर और गांव दोनों के अंदर लागू किया गया है। जहां शहरी क्षेत्रों में हमारा जो स्वायत्त शासन विभाग है उसके द्वारा इस योजना को लागू किया जा रहा है, वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग के द्वारा इस योजना को लागू किया जा रहा है। तो पंचायती राज विभाग के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में योजना लागू की जा रही है उसका नाम बदल करके अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना करने का निर्णय लिया गया है। तो अब वहां पर इसे श्री अन्नपूर्णा, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजना चल रही है उसको श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से जाना जाएगा। इस योजना से ज्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या है कि योजना कब से शुरू की गई, नाम कब से बदला गया, इसी तरह से योजना में क्या क्या दिया जाता है। तो दोस्तों इस योजना में बात करें तो इसमें 600 ग्राम भोजन दिया जाता है, ठीक है, थाली में, और जिसमें 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम चावल या फिर मिलेट्स अर्थात जो हमारे श्री अन्न है
उनसे जुड़ी जो खिचड़ी है वो देने का प्रयास किया जाता है। क्यों? जो पिछली बार की जो सरकार थी उसने इसका क्या संकल्प लिया था कि कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए, इस संकल्प के साथ में इस योजना को लागू किया गया था। इसका नाम बदल करके फिर वापस से अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया और अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजना चल रही है उसको श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से बताया जा रहा है या फिर उसको ये नाम दिया गया है। अगला देखते हैं। इसके बाद में आता है आपका जो अगला टॉपिक है वो है ऊंट महोत्सव। आप सभी जानते हैं कि जनवरी माह में हमारे राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज अर्थात जो ऊंट है जिसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है बढ़ते शहरीकरण और आधुनिकीकरण के फलस्वरूप, क्योंकि इनका उपयोग भी कम हो गया है, उसी को देखते हुए उनको समर्पित उनके संरक्षण के लिए विश्व विख्यात ऊंट महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया 12 से 14 जनवरी तक बीकानेर में। तो राजस्थान की कला और संस्कृति में जो हमारे मेले और पर्व और उत्सव जो मनाए जाते हैं उसी से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस ऊंट महोत्सव की जो थीम थी अब की बार वो थी आइकन्स ऑफ बीकानेर। और निश्चित रूप से बीकानेर जैसलमेर जैसे जो क्षेत्र हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर ऊंट आज भी आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है और ऊंटों को बढ़ावा देने के लिए और उनके संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा ऊंटों के प्रति ऊंट जो बालक जो ऊंट का जो बच्चा प्रजनन होता है उसको लेकर के उष्ट्र विकास योजना चलाई जा रही है केंद्र सरकार के सहयोग से, जिसमें पहले जहां हर एक बच्चे के जन्म पर 10,000 रुपए दिए जाते थे वहीं उसको बढ़ा करके अभी 20,000 किए जाने का भी निर्णय बजट में किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्ष 2024 जो है उसको अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया। तो अलग अलग वर्ष घोषित किए जाते हैं, जैसे कि 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया गया था। इसी तरह से अब 2024 जो वर्तमान में चल रहा है उसको अब अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष अर्थात इंटरनेशनल केमल ईयर के नाम से जाना जाएगा। तो नया नाम इसको दिया है और ये प्रश्न यहाँ पर आपको आने का बहुत संभावना मान के चलिए 100% किसी न किसी एग्जाम में अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष के बारे में पूछा जा सकता है कि 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने किसके लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी प्रदर्शनी का उद्घाटन। तो दोस्तों इलेक्ट्रोपैथी को बढ़ावा देने के लिए हमारे जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है वहां पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद जो कि एक काउंसिल है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए, उसके द्वारा क्या किया गया, एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस सेमिनार का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया, तो आप बता सकते हैं कि इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। इलेक्ट्रोपैथी को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया। इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, उसी पर हमको फोकस रखना है, उससे ज्यादा हमको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है खेलों से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय स्कूली सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता के अंदर जो राजस्थान का प्रदर्शन है उसको लेकर के यहाँ पर जो है आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा बीकानेर में राष्ट्रीय स्कूली सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो पहला तो प्रश्न ये बन जाता है कि राष्ट्रीय स्कूली सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये बता सकते हैं आप बीकानेर में हुआ। तो राष्ट्रीय स्तर की जो भी प्रतियोगिताएं होती है उन पर प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं और आगे भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। तो सीईटी और बाकी जो अपने जो छोटे एग्जाम्स होते हैं आरएस के अतिरिक्त उनमें भी इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत राजस्थान की टीमों ने दोहरी खिताबी जीत हासिल की 17 वर्ष से कम आयु वर्ग में। लड़कों और लड़कियों अर्थात बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की जो स्पर्धाएं थी उसके अंदर हमारी टीम ने स्वर्णिम सफलता अर्थात पहला स्थान प्राप्त किया, गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो स्पोर्ट्स वाला जो सेक्शन है उसमें से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को भी हमें हमेशा तैयार करते रहना है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न बनता है वो है पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ वन्य जीव विविधता से संबंधित। तो वन्य जीव विविधता से जुड़ा ये प्रश्न जुड़ा हुआ है कृष्ण मृग से।
दोस्तों केवलादेव, आप सभी जानते हैं केवलादेव हमारे पक्षी अभयारण्य के रूप में विश्व विख्यात है। घना पक्षी विहार भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। और ये एक रामसर साइट भी है, रामसर वेटलैंड का भी इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्जा प्राप्त है। तो सामर झील के साथ केवलादेव रामसर वेटलैंड के रूप में जाना जाता है। और यहाँ इसको हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से भी जानते हैं। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की जो प्राकृतिक साइट से इंडिया की, उनमें से एक के रूप में हमारा केवलादेव सम्मिलित है। वैसे तो केवलादेव पक्षियों को लेकर के जाना जाता है, लेकिन हाल ही में केवलादेव में क्या हुआ, केवलादेव में दो मादा कृष्ण मृग जो हमारे ब्लैक डियर होते हैं, उनके बच्चों का जन्म हुआ है। तो ये एक इन सिटू प्रयास किया गया था, ठीक है। और इसके माध्यम से इन दोनों बच्चों का जन्म हो पाया है। तो करौली से इसको लाया गया था, इनकी जो मादा थी उसको लाया गया था, और अब ये जो है यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि पुनः केवलादेव क्षेत्र में इन कृष्ण मृगों को बसाने में आने वाले समय में हमको सफलता मिल सकती है। तो जैव विविधता संरक्षण से जुड़ा हुआ मुद्दा होने की वजह से ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को भी हमको याद करना है। अगला जो प्रश्न हमारा है वो दोस्तों जनवरी माह में ही एक पुलिया का लोकार्पण हुआ था, उसी से संबंधित है। तो पुलिया का नाम है आपका आरओबी, मतलब रेलवे ओवरब्रिज। कहां पर? बाड़मेर के बालोतरा में। तो चूंकि इस समय आप सभी जानते हैं कि राम जन्मभूमि पे जो राम मंदिर बन रहा था, उसको लेकर के काफी चर्चा में ये समय रहा था, जनवरी का समय, ठीक है। और इसी समय एक ओवरब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर बनाया गया था, ठीक है। और इसी को नाम दिया गया राम सेतु। तो चूंकि नाम विशेष है, जैसा कि भारत माता सेतु हमारे यहाँ पर जयपुर में स्थित है, उसी तरह से राम सेतु कहाँ पर है? आपके बाड़मेर में। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सेतु बनने की वजह से क्या होगा, जो जसोल धाम है नाकोड़ा में, ठीक है, बाड़मेर में, वहां जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको अब रेलवे लाइन पर रुकना नहीं पड़ेगा। और इस आरओबी अर्थात रेलवे ओवरब्रिज के माध्यम से वे आसानी से दर्शन कर पाएंगे और ट्रैफिक की जो समस्या है उससे भी निजात मिलेगी। तो राम सेतु जो नाम का आरओबी है वो कहां पर बना है? बालोतरा बाड़मेर में। इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जुड़ा हुआ है एक उत्सव से। तो दोस्तों बहुत से उत्सवों का आयोजन सरकार के द्वारा लगातार किया जाता है, और इसी क्रम में एक उत्सव जिसका नाम है पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव। तो पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव, ये उत्सव आयोजित किया गया जोधपुर में। बस इतना सा आपको याद रखना है कि कहां पर आयोजित हुआ। भाई अगर हस्तशिल्प उद्योग उत्सव है तो डेफिनेटली इसके अंतर्गत जो हस्तशिल्प से संबंधित उद्योग है उनके प्रमोशन का कार्य किया हो गया, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से लोगों को बुलाया गया और उनके माध्यम से निवेश और निर्यात की संभावनाएं तलाशी गई होंगी। तो यही इसमें हुआ है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि इसका आयोजन कहां पर हुआ। तो जो पश्चिमी उद्योग हस्तशिल्प उत्सव है इसमें ऑप्शन आपको दे सकते हैं, बीकानेर दे दिया, पाली दे दिया, जोधपुर दे दिया, बाड़मेर दे दिया। तो ये ध्यान रखना है कि इसका आयोजन जोधपुर में किया गया था और इसके माध्यम से बड़ी मात्रा में हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में निवेश का भी सृजन किया गया है। अगला जो हमारा आता है वो है पीएम अजय योजना। योजनाओं पर इस बार के आरएएस परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए एक एक योजना आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो दो योजनाएं हैं, एक पीएम अजय योजना है और फिर एक पीएम जनमन योजना है। तो जहां पर अजय योजना अनुसूचित जाति से जुड़ी है, वहीं पर जो जनमन योजना हम पढ़ेंगे वो अनुसूचित जनजाति से जुड़ी हुई है। ये आप ध्यान रखना। तो पीएम अजय योजना का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। तो ए जे ए वाई, ठीक है, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इस तरह से इसका नाम क्या बन गया? अजय। पीएम अर्थात प्रधानमंत्री अजय योजना। इस योजना में क्या किया जाएगा? इस तरह की योजना में आर्थिक रूप से सुदृढ़ीकरण करने के लिए और रोजगार की शुरुआत करने में अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं उनको सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है। और इसके लिए सरकार न केवल ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करती है,
बल्कि इसके साथ साथ जिस व्यवसाय को वो शुरू कर रहे हैं उसकी जो प्रोजेक्ट लागत है, मतलब उस व्यवसाय को शुरू करने की जो कॉस्ट उनकी आ रही है, उस कॉस्ट का या तो 50% या अधिकतम 50,000 रुपए। मतलब अगर मान लो कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए का बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसको 50,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। मतलब सीधा सीधा उसको दिए गए ऋण में से 50,000 सरकार चुका देगी और बचे हुए 50,000 रुपए उस व्यक्ति को देने पड़ेंगे। लेकिन अगर 2 लाख रुपए का ऋण वो लेगा तो ऐसी परिस्थिति में उसे मात्र 50,000 रुपए की ही अधिकतम छूट दी जाएगी। इस तरह से ये योजना यहाँ पर शुरू की गई है ताकि अनुसूचित जाति के लोगों में अधिक से अधिक जो है उनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो ये योजना यहाँ पर इस चीज का लाभ अनुसूचित जाति को प्रदान करके उनके उत्थान में मदद करेगी। अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस की। हर बार गणतंत्र दिवस पर हर एक राज्य से परेड में जो है झांकी को सम्मिलित किया जाता है और इसी के साथ साथ वहां पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस पर इस बार केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री द्वारा राजस्थान के कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं, विशेष करके हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सम्मानित किया गया। इस बार की बात करें तो हमारे यहाँ से झुंझुनू की जिला प्रमुख जिनका नाम है श्रीमती हर्षिणी कुलहरी, इनको सम्मानित किया गया है। इसी तरह से पंचायत समिति स्तर पे जो प्रधान है जिनका नाम है इंदिरा देवी, जो चिड़ावा की प्रधान थी, और 7 सरपंच जिनमें दुर्गा कटारा, संतोष कंवर, दुलीलाल वडेरा, शंकर लाल मीणा, ललिता नागर और सतीश कुमार तथा द्रौपदी बाई सम्मिलित है, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये गणतंत्र दिवस पर इसलिए सम्मानित किया जाता है क्योंकि पंचायती राज कहीं न कहीं विकेंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम है और विकेंद्रीकरण जो है लोकतंत्र के सशक्तिकरण को ही दर्शाता है, जहां पर शक्तियों को निचले स्तर तक जो है डिलीवर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक राजनीति से संबंधित है। राजनीति के अंतर्गत हाल ही में जो है हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनका उप मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? हरिशंकर भाबड़ा। और इनका देखना आप, इनका इंपॉर्टेंट इसलिए नोट कर लीजिए क्योंकि डेफिनेटली यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। जब भी इस तरह से किसी का निधन होता है और वो अगर किसी विशिष्ट पद पर रहे हों तो उनसे जुड़े हुए प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। इनका निधन कब हुआ? 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी 2024 को। अब ये क्यों प्रसिद्ध थे या इनसे जुड़ी कौन सी बातें प्रसिद्ध है वो हमको ध्यान रखना है। जैसे कि इनका एक तो जन्म हुआ था डीडवाना में, तो नागौर से संबंधित ये थे। दूसरा, ये 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे और 1 बार मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे। ये ध्यान रखना, 2 बार तो विधानसभा में अध्यक्ष पद पे रहे और 1 बार ही उप मुख्यमंत्री रहे। यहां से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न का आपका डेटा बन करके निकलता है। इनको वित्तीय मामलों का एक्सपर्ट माना जाता था। ठीक है, और जब ये 1978 से 84 में राज्यसभा के सदस्य रहे, उसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोषाध्यक्ष भी रहे और भाजपा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया। तो ना केवल ये प्रदेशाध्यक्ष रहे बल्कि इसके साथ साथ ये उप मुख्यमंत्री भी रहे और 2 बार राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया था। ये इनसे जुड़ी कुछ जानकारी है। इनका जन्म नागौर क्षेत्र में हुआ, तो नागौर से ये संबंधित थे, जबकि चुनाव इन्होंने चूरू जिले के रतनगढ़ से लड़ा है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जुड़ी है आपके ईआरसीपी से, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। बहुत चर्चा में है, लगातार इस पर बातें होती रही है और बड़े लंबे समय के बाद, इंतजार के बाद में अब जो है इस पर एक एमओयू पर साइन हो चुका है 28 जनवरी 2024 को। चूंकि राज्य सरकार ने अपने जो घोषणा पत्र था, चुनावी घोषणा पत्र था, जो मैनिफेस्टो था, उसमें बीजेपी की तरफ से घोषणा की गई थी कि ईआरसीपी जो है
उसको केंद्रीय योजना के रूप में घोषित करवाया जाएगा और इस तरह से इसके निर्माण में तेजी लाई जाएगी। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसको लेकर के केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में क्या हुआ है, एक एमओयू अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग मतलब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने से क्या लाभ होगा, इस समझौता ज्ञापन से ये लाभ होगा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धन हमें आवंटित हो पाएगा और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का गतिरोध न होकर के मिलकर के केंद्र, राज्य और मध्य प्रदेश मिलकर इसमें काम करेंगे। इसके लाभ क्या होने वाले हैं? दरअसल इस पूरी योजना को इस तरह से तैयार किया गया है ताकि जो हमारी चंबल नदी है वो और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं जिनमें अधिकतर समय पानी की उपलब्धता बनी रही रहती है, उसके अतिरिक्त जल को निकाल करके और जो हमारे बनास नदी और उसकी सहायक नदियां हैं उनमें ला करके डाला जाना है। इसको लेकर के पहले चरण का कार्य शुरू भी हो गया है और लगभग 14,000 करोड़ रुपए के साथ में कई परियोजनाओं का निर्माण इस समय किया जा रहा है, जैसे कि नवनेरा बैराज का इसके अंतर्गत निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो 13 जिले राजस्थान के हैं, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक। मतलब हमारी जो अरावली पर्वतमाला है उससे पूर्वी दिशा में जो 13 जिले हैं महत्वपूर्ण, जिसमें दक्षिण पूर्वी और पूर्वी जिले सम्मिलित हैं, उन सभी में पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ये योजना न केवल पेयजल की व्यवस्था करेगी बल्कि इसके साथ साथ न केवल रोजगार मिलेगा और इसके साथ साथ उद्योगों में भी पानी की पूर्ति होने से उनमें वृद्धि देखने को हमको मिलेगी। तो ये इसके कुछ लाभ हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। रन फॉर लीगल एड मैराथन, तो राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा जो न्यायाधिपति महोदय हैं कौन है, श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, नाम याद रखना, श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव वर्तमान में राजस्थान के जो उच्च न्यायाधीश थे जनवरी में, उनके द्वारा रन फॉर लीगल एड इसको जो है उद्घाटन किया गया था। क्यों? ताकि लोगों को कानूनी सहायता के बारे में जागरूक किया जा सके और कानूनी सहायता दिला करके लोगों को न्याय की प्राप्ति भी किया जा सके। कहां पर किया गया ये आयोजन? ये किया गया राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में। ठीक है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में इसको आयोजित किया गया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं, इन्हीं करंट अफेयर्स को संकलित करके आप सभी के लिए उपलब्ध भी कराया जा चुका है। तो मार्केट में वार्षिकांक के नाम से हमारी ये 2 पुस्तकें उपलब्ध है, जिसमें न केवल हमारे जो ये समसामयिक की अपडेट है बल्कि इनके साथ साथ राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उसका महत्वपूर्ण सार, राजस्थान का जो लेखानुदान फरवरी 2024 में आया था वो, और उसके साथ साथ राजस्थान का जो नवीनतम बजट, अभी पूर्ण बजट जो प्रस्तुत किया गया है, उन सब चीजों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो आप इन दोनों पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं। मार्केट में आपको ये दोनों पुस्तकें अवेलेबल है, तो आप आज ही अपने नजदीकी जो स्टोर है वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों ही पुस्तकें आपको वहां पर उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के वेटलैंड परिदृश्य को हम समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनसे जुड़े प्रश्न लगातार हमसे पूछे जाते हैं और हाल ही में एक नई घोषणा भी की गई है जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो राजस्थान का वेटलैंड परिदृश्य अगर हम देखें तो दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में, चूंकि ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर ये लेख प्रकाशित हुआ था जिसको मैंने फिर कलेक्ट किया है। तो क्यों मनाया जाता है ये सबको पता है कि 2 फरवरी 1971 को जो ईरान है उसके रामसर शहर में एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया ताकि आर्द्र भूमि को परिभाषित किया जा सके और उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनको संरक्षित किया जा सके। ठीक है, तो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए कन्वेंशन शुरू हुई थी। चूंकि आर्द्र भूमि बहुत महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र होता है। आर्द्र भूमि होते क्या है? आर्द्र भूमि वे क्षेत्र हैं जो वर्ष के एक अधिकांश समय में जल के अंदर डूबे रहते, मतलब जिनकी जो जल की जो गहराई है वो 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। तो 6 मीटर से अधिक उनकी गहराई नहीं होती है और छिछले पानी वाले क्षेत्र होते हैं जो बड़ी मात्रा में विविध जीव प्रजातियों और पेड़ पौधों की प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करते हैं। ये हमारे वातावरण को स्वच्छ करने में और भूमि में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनमें होने वाले बदलाव जलवायु परिवर्तन को भी दर्शाते हैं। तो इनके संरक्षण के लिए प्रयास किए गए थे और इसीलिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब विश्व आर्द्र भूमि दिवस की 2024 की जो थीम है वो क्या थी? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। मतलब वेटलैंड्स के साथ किस तरह से मनुष्य का खुशहाली को कंफर्म किया जा सकता है, खुशहाली को सुनिश्चित किया जा सकता है, उसकी बात इसमें की गई है। राजस्थान में भी हम बात करें तो राजस्थान में 75 आर्द्र भूमियों को जो है आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन अधिनियम 2017 के तहत संरक्षित किया जा चुका है। तो याद रखना हमारे यहाँ पर अब तक 75 आर्द्र भूमियां संरक्षित है। कौन सा अधिनियम है? आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन अधिनियम। इसके अंतर्गत इन्हें संरक्षित किया गया है। और देखें तो इसके बारे में और जानकारी हम ले सकते हैं। जैसा कि राज्य में अगर हम बात करें कि कितने आर्द्र भूमि क्षेत्रों को अभी मान्यता है, तो दोस्तों 2 रामसर स्थल है हमारे पास में, सांभर झील और केवलादेव। इन दोनों को ही जो विश्व स्तरीय जो आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं उनके रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और क्षेत्र हैं जिनको भी हम आर्द्र भूमि क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित करना चाहते हैं, उनको शामिल करना चाहते हैं और उनमें आपके कौन कौन से सम्मिलित हैं? मेनार तालाब उदयपुर, चंदलाई बांध जो है जयपुर में वो, खींचन जो कि कुर्जा का निवास है, ठीक है, कुर्जा पक्षी का जो निवास जोधपुर में खींचन क्षेत्र है, खींचन कानवास पक्षी विहार ये हो गया। इसके अलावा लूणकरणसर बीकानेर, इन सभी के प्रस्ताव तैयार करके और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजने की अनुशंसा की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा झीलों की नगरी उदयपुर जो है इसको रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में नामित करने के लिए भी एक जो है प्रस्ताव भेजा गया है सचिवालय को। तो दो तो हमारे रामसर साइट्स के रूप में है, ये तीसरी रामसर साइट होगी। जबकि ये जो ऊपर मैंने आपको बताए हैं ये हमारी जो 75 आर्द्र भूमियां हैं उन्हीं में और सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हमारा जो नया प्रस्ताव भेजा गया है तीसरे रामसर जो वेटलैंड एरिया है उसके रूप में, तो वो आपके किसको भेजा है? झीलों की नगरी उदयपुर को। उदयपुर को रामसर वेटलैंड के रूप में घोषित करने की बात इसमें कही गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हम देखते हैं वो है एक और हमारी जो नदी परियोजना है जो जल पेयजल की व्यवस्था हमारे लिए करती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना एक परियोजना है जो किस किस के बीच में है? राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में। तो इन दोनों के बीच में एक संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना पर मुहर लगाई गई है। तो दोस्तों मैंने अभी जो आपको बताया था उसी के अनुरूप आपको ये भी ध्यान रखना है कि काली सिंध चंबल लिंक परियोजना ईआरसीपी के अंतर्गत ही सम्मिलित की जाएगी। ठीक है। तो एकीकृत कर किया गया है इसको किसके अंतर्गत? ईआरसीपी के अंतर्गत। और इससे क्या होगा? इसके अंतर्गत कुछ बैराज जैसे कि रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, मेज बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर और ईसरदा बांध का क्षमतावर्धन जैसे कार्य किए जाने वाले हैं। ठीक है। तो ईआरसीपी योजना सीधा सीधा आपको क्लियर रखना है। ईआरसीपी पे पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जाएंगे जब तक कि ये योजना पूरी नहीं हो जाती है। और पूरी होने के बाद भी आपको इस योजना पर लगातार प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों इंडिया स्टोन मार्ट के बारे में। तो बहुत से मार्ट आयोजित किए जाते हैं और इसी क्रम में चूंकि राजस्थान पूरे विश्व में अपने पत्थर के उद्योग के लिए जाना जाता है, इमारती पत्थर जो हमारा है यहाँ से, न केवल वो बल्कि कलाकृतियों के रूप में भी पत्थरों से बहुत से हस्तशिल्प हमारे यहाँ पर बनाए जाते हैं। इसी को लेकर के और इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन हमारे जयपुर के
जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जेईसीसी जो है उसके अंतर्गत किया गया था। तो सीतापुरा में ये स्थित है और वहां पर इसका आयोजन किया गया। इसके आयोजन के भागीदार कौन कौन थे? एक तो है हमारा राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और विनियोजन निगम लिमिटेड अर्थात रिको, इसके साथ ही सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन सीडोस और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मतलब फिक्की, इन तीनों ने मिलकर के और यहाँ पर इसका आयोजन किया है। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत से जो व्यापारी हैं जो पत्थरों से जुड़े हुए कार्यों में लगे हुए हैं, वो अपने उत्पादों की प्रदर्शनी करते हैं और देश और विदेश से आए हुए जितने भी जो आगंतुक होते हैं उनके द्वारा निवेश प्रस्ताव और जो ऑर्डर्स हैं परचेजिंग के वो यहाँ पर दिए जाते हैं। कुल मिलाकर के इस गतिविधि से हमारे यहाँ का जो पत्थर उद्योग है उसको क्या मिलता है? समर्थन मिलता है और लोगों को और देश विदेश में हमारे इस उद्योग की पहचान बनती है और इसके साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। अब बात करते हैं हम एक समझौते के बारे में। तो दोस्तों SKN स्वामी कर्ण नरेंद्र सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय है, श्री कर्ण नरेंद्र सिंह कृषि विद्यालय, इस विश्वविद्यालय जो जोबनेर में है, और डॉक्टर YSR बागवानी विश्वविद्यालय हॉर्टिकल्चर का एक विश्वविद्यालय है आंध्र प्रदेश का, इन दोनों के बीच में हाल ही में एक MOU किया गया है। ठीक है, इस MOU से क्या होगा? इस MOU से जो हमारा जो राज्य है दोनों, उनमें फसल की किस्मों और पारस्परिक हित की जो प्रौद्योगिकियां हैं उनका क्या किया जाएगा? संयुक्त रूप से मूल्यांकन किया जाएगा। तो हमारे यहाँ पर होने वाली फसलें और आंध्र प्रदेश में होने वाली जो फसलें हैं उनका मूल्यांकन करके और क्या किया जाएगा? एक साथ बेहतर उत्पादों का निर्माण करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा जो कृषि जन्य उत्पादों से निकलते हैं, जैसे कि मिर्च, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे राजस्थान में, अगर हम बात करें तो आज के समय में जो पर्यटन है, पर्यटन अपने आप में एक सेक्टर है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया जाता है और इस पर्यटन क्षेत्र का जो हिस्सा है राज्य की अर्थव्यवस्था में वो 14% है। मतलब राजस्थान के हर 100 में से 15 लोगों को रोजगार अगर मिल रहा है तो वो पर्यटन की गतिविधियों से मिल रहा है। अब पर्यटन में बहुत सी गतिविधियां होती है। पर्यटन के अंतर्गत आपके आवास, रहना, ठीक है, उसके अलावा टूरिस्ट से संबंधित गतिविधियां हो गई, परिवहन से जुड़ी गतिविधियां हो गई, होटल से जुड़ी हुई गतिविधियां हो गई, ये सारी गतिविधियां इससे संबंधित होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत लाभ जो है पर्यटन हमें देता है और बहुत से पर्यटन सर्किटों का विकास भी राजस्थान में लगातार किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पर्यटन के क्षेत्र में लाभ प्राप्त कर सके और ये क्षेत्र हमारे अर्थव्यवस्था का मजबूत हिस्सा बन पाए। अगर हम बात करें तो 2022 में राज्य ने घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों के लिए 7वां स्थान पूरे देश में हासिल किया है। मतलब पर्यटन के मामले में अब धीरे धीरे हमारा सुधार हो रहा है। और अगर हम बात करें तो 2023 में
राज्य में आगंतुकों की संख्या काफी ज्यादा थी। लगभग 18 करोड़ घरेलू पर्यटक हमारे यहाँ पर आए और इसके साथ साथ 17 लाख विदेशी पर्यटक। हर 5 में से एक पर्यटक जो विदेश से आता है वो भारत आने के बाद में कहां पर, यहां जरूर जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो बनता है हमारे एक और नियुक्ति के बारे में। तो दोस्तों, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर, पहला प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाएगा कि हमारे यहाँ पर जो पुलिस विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखना है, पुलिस विश्वविद्यालय हमारा जोधपुर में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर कुलपति किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को। ये नाम आप याद रखना। तो डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर का नया क्या नियुक्त किया गया है? कुलपति नियुक्त किया है। कुलाधिपति कौन होते हैं? कुलाधिपति होते हैं हमारे राज्यपाल। तो जो भी राज्यपाल होता है वो सभी राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और उसके द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में। तो दोस्तों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या करता है? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो लोग कमजोर वर्ग के हैं और जिनकी एक निश्चित आय से कम आय होती है, उनको कानूनी सहायता प्रदान करने का काम करता है। तो संविधान में जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है आर्टिकल 39A के अंतर्गत, उसी के अनुरूप जो है विधिक सर्विसेज दी जाती है। और इसका एक प्राधिकरण है जिसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में न्यायाधिपति श्री पंकज भंडारी को नियुक्त किया गया है। तो अभी वर्तमान में विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? न्यायाधीश श्री पंकज भंडारी। इसके बाद बात करते हैं एक रिकॉर्ड की जो बनाया गया राजस्थान में स्कूली छात्रों के द्वारा। तो 5 फरवरी को सूर्य सप्तमी का जब आयोजन हुआ, उस अवसर पर राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में 1.33 करोड़ से ज्यादा लोगों ने क्या किया? सूर्य नमस्कार करने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इस तरह के प्रश्न आपको जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो ये इतना सा डेटा आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा ये अवार्ड यहाँ पर राजस्थान को दिया गया है। बात करते हैं एक और योजना की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां अनुसूचित जाति के लिए आपके पीएम अजय योजना शुरू की गई है जिसमें 50,000 रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं पर पीएम जनमन योजना एक शुरू की गई है ताकि देश भर के जो विशेष रूप से कमजोर 75 जनजातीय समूह हैं, ठीक है, तो प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं हमारे कुछ, जो कि आज भी आदिवासी जीवन जीते हैं और जो सामान्य जनजीवन है उससे कोसों दूर है। इन लोगों को जो है क्या, इन लोगों के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए, मतलब जो बुनियादी अवसंरचना है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे वहां शिक्षा की बात हो, इस तरह की बेसिक चीजें उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम का लाभ प्रदेश के 12 जिले को मिल रहा है। तो पूरे देश भर में से 12 जिला जो है उसमें जो शहरिया जाति ज्यादा रहती है, जहां पर आज भी विकास बहुत ही कम है, अगर आप बाकी शहरों की तुलना में देखेंगे तो वहां सड़कें भी ढंग से नहीं बनी हुई, उस क्षेत्र को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए इस योजना के अधीन चुना गया है और वहां पर अब अवसंरचनात्मक विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। तो ये याद रखना, इस तरह की योजनाओं से जुड़े प्रश्न आपको अक्सर पूछे जाते हैं। अगले किसी एग्जाम में आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। शुद्ध आहार मिलावट पर वार। दोस्तों, मिलावट हमेशा से एक समस्या रही है और लगातार जो हमारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है वो प्रयास करता है और अलग अलग तरह के अभियान चलाता है, जैसे कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पहले चलाया गया था। उसी तरह से आज वर्तमान में शुद्ध आहार मिलावट पर वार नामक एक अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी मात्रा में कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के माध्यम से ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार से भोजन में मिलावट कर रहे हैं, न केवल उनके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं बल्कि उनको जुर्माना भी
लगाया जा रहा है। इसके साथ ही ईट राइट स्कूल, ईट राइट कैंपस, ईट राइट प्लेस ऑफ वर्शिप, ईट राइट स्टेशन और ईट राइट क्लीन स्ट्रीट जैसे प्रमाणीकरण भी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण काम राज्य में शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। बड़ी मात्रा में बहुत सी फैक्ट्रियों में और इनमें रोज आप ये खबर पढ़ते होंगे कि वहां पर छापा मारा गया और इस तरह से मिलावट पाई गई या गंदगी पाई गई। नेक्स्ट एक और एमओयू से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये आपके संबंधित है ताजेवाला से पानी की प्राप्ति के लिए। ये हुआ है हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय हरियाणा और राजस्थान में। तो दोस्तों राजस्थान जो है उसको हरियाणा के ताजेवाले हेड से पानी की सप्लाई के लिए पहले हमारा एक एमओयू मई 1994 में हुआ था। तो यमुना नदी जो है उसके जल को हमें प्राप्त होता है यहाँ पर ताजेवाला हेड से, ठीक है। लेकिन ये जो 1917 क्यूसेक पानी है ये आज भी हमको क्यों नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है जिससे कि हम उस पानी को नहरी तंत्र से ला करके और हमारे यहाँ पर काम में ले सके। इसीलिए एक एमओयू किया है और अब इस एमओयू को सहमति प्राप्त होने से जल्दी ही इस पर कार्य भी किया जा सकेगा और उसके फलस्वरूप राजस्थान को भी जो है क्या मिलेगा, इस योजना का लाभ मिल पाएगा और हमारे हिस्से का पानी हमको मिल पाएगा। चलिए, विधानसभा चुनावों के बाद में राज्य में जो है राज्यसभा के लिए निर्वाचन भी किए गए। 3 सीटों के लिए निर्वाचन हुए। राज्य में कुल 10 राज्यसभा सीटें हैं जिनमें से 3 के लिए निर्वाचन हुए और इन द्विवार्षिक चुनाव में 3 प्रत्याशियों में से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ इन दोनों को चुना गया। वहीं पर कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी को यहाँ पर निर्वाचित किया गया। तो जो सोनिया गांधी जो कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही हैं, ठीक है, उन्हें जो है राजस्थान से ही राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में फिर से अभी जो है निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि हमारे यहाँ पर फिर से जो है एक सीट के लिए राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राज्य स्तरीय दिव्यांगजन पुरस्कार समारोह की। तो दोस्तों दिव्यांगजन पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता रहा है और इसी क्रम में राजस्थान में भी जो है दिव्यांगजन पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ और इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ 31 विशेष योग्यजन एवं विशेष योग्यजन के क्षेत्र में कार्य करने वाले 22 व्यक्तियों और संस्थाओं को मतलब कुल मिलाकर के 53 लोगों को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो 31 जहां पर वो खुद है दिव्यांगजन, वहीं पर 22 ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिव्यांगजनों के लिए कोई ना कोई कार्य किया है। तो कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है और उसी के क्रम में जो है हमारे यहाँ पर राज्य स्तरीय दिव्यांगजन पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है एक और एमओयू जो राजस्थान सरकार और आईआईटी कानपुर के बीच में हुआ। अब कोई अगर आप आईआईटी के साथ में कोई भी समझौता कर रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ मामला है, तभी ऐसा किया जा रहा है। इसमें भी आप देख सकते हैं हाल ही में राजस्थान के जयपुर स्थित भामाशाह डेटा सेंटर में राजकॉम्फ इंफो सर्विसेज लिमिटेड अर्थात RISL और आईआईटी कानपुर के बीच में एक समझौता हुआ। समझौता क्या था? समझौते के अंतर्गत जो है सुरक्षित और बेहतर सुशासन के लिए कार्य किया जाएगा और इसके लिए प्रदेश में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ब्लॉकचेन तकनीक आपके RAS के जो मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स दोनों का ही सिलेबस है टेक्नोलॉजी में। ब्लॉकचेन होता क्या है आप सभी जानते हैं, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है जिसके अंतर्गत छोटे छोटे ब्लॉक्स के रूप में सूचनाएं वितरित होती है जिनमें आसानी से किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता और ये बहुत ही एनक्रिप्टेड मानी जाती है। तो ब्लॉकचेन एक सार्वजनिक बही खाते की तरह काम करता है, ठीक है, और उसी पर बेस्ड बहुत सी सुशासन में काम आने वाली सुविधाएं दी जा सकती है, जैसे कि आपके जो हेल्थ रिकॉर्ड है
उनको ब्लॉकचेन प्रणाली से रखा जा सकता है। या फिर जो हमारी जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, ऑनलाइन जो डिजिटल सुविधाएं हमको दी जाती है, जैसे हमारे जन्म प्रमाण पत्र हो गए, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गए, इस तरह की सुविधाओं को भी ब्लॉकचेन के माध्यम से दिया जा सकता है। ये सुरक्षित भी रहेगी, विश्वसनीय भी रहेगी और इसमें क्रमबद्धता भी हमको देखने को मिलेगी। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको डेवलप करने के लिए आईआईटी कानपुर और राजस्थान का जो राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड है, उनके बीच में एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म। दोस्तों साटे जो है ये एक समारोह आयोजित किया गया और इसमें एक बार फिर राजस्थान को एक और पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो हमारी जो प्रमुख शासन सचिव है पर्यटन विभाग की गायत्री राठौड़, इनको यहाँ पर क्या दिया गया है, नारी शक्ति सम्मान। तो ये नाम आप याद रखना, इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि किसको साटे के अंतर्गत नारी शक्ति सम्मान दिया गया है। तो गायत्री राठौड़ जो कि पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव है, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए एक और एमओयू पढ़ लेते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग जो है हमारा राजस्थान का, उसके और चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन जो है, जो कि यूके का है, अर्थात यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन का है, उन दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। क्यों किया गया है वो कारण भी समझ लीजिए। इसलिए किया गया है ताकि हमारे जो किशोरियां हैं, ठीक है, महिलाएं और बच्चे जो हैं, उनके पोषण में सुधार के लिए कार्य किए जा सके। ठीक है, तो पहले भी ऐसा एमओयू एक किया गया था, किसके बीच में हुआ है, चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन CIFF और महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार, दोनों के बीच में ये एमओयू हुआ है। और इस एमओयू के अंतर्गत हमारे यहाँ पर महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के पोषण को सुधार करने के लिए काम किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य स्तरीय पुरस्कार। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है अनुसूचित जातियों के लिए जो कोई व्यक्ति उल्लेखनीय कार्य करते हैं, ठीक है, लक्षित वर्ग तक, तो उसके लिए सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम करने वालों को यहाँ पर ये पुरस्कार दिया जाता है। 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और कुछ अलग अलग कैटेगरीज इसमें है, उनको हम देख सकते हैं। जैसा कि आप देखिए, सामाजिक सेवा पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र, राज्य स्तरीय अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार और अंबेडकर न्याय पुरस्कार के तहत 51,000 रुपए। 3 कैटेगरी है। पहली है सामाजिक सेवा पुरस्कार जिसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, दूसरा है महिला कल्याण पुरस्कार जिसमें 51,000 दिए जाते हैं, और तीसरा है अंबेडकर न्याय पुरस्कार जिसमें भी 51,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये पुरस्कार है जिनके आवेदन मांगे गए हैं और उसी के अनुरूप ये खबर थी। तो इसको इसलिए बताया गया ताकि आपको ये पता चल सके कि राज्य स्तरीय जो अंबेडकर पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें किन किन कैटेगरीज में कितनी कितनी राशि प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं राजस्थान पुलिस और मीशो के बीच में होने वाले एक एमओयू के बारे में। तो राजस्थान पुलिस लगातार लोगों को साइबर अधिकारों के प्रति जागरूक करती रहती है और इसी क्रम में राजस्थान पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड को कम करने के लिए, ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए मीशो नामक जो कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, उसके साथ मिलकर के और क्या किया है, एक एमओयू किया है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रेनिंग के जरिए जन जागरूकता बनाई जाएगी। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कैसे वो ऑनलाइन जो लोग बाग कई बार सस्ती और झूठी खबरों के माध्यम से लोगों के पैसे ट्रांजैक्शन करके निकाल लेते हैं या फिर उनके मोबाइल हैक कर लेते हैं, उनके खाते में सेंध लगा करके और वहां से पैसा निकाल लेते हैं, उसके बारे में यहाँ पर जागरूक किया जाएगा। एक और पुरस्कार राजस्थान पर्यटन विभाग को दिया गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको राजस्थान पर्यटन विभाग का ये पुरस्कार याद करना पड़ेगा। उदयपुर से माउंट आबू को सर्वश्रेष्ठ दर्शनीय सड़क स्थलों की श्रेणी में
इंडिया टुडे का पर्यटन सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो पीछे भी हमने देखे साटे के द्वारा अलग हमको जो गायत्री देवी है उनको पुरस्कार दिया गया। उसी तरह से अब यहाँ पर इसी तरह ओटीएम में हमने देखा था कि सर्वश्रेष्ठ डिजाइन वाला पुरस्कार हमको दिया गया था। और अब यहाँ पर तीसरा पुरस्कार इन 3 महीनों में मिला है, वो उदयपुर के माउंट आबू को मिला है, वहां की बेहतरीन खूबसूरत सड़कों के लिए। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ दर्शनीय सड़क स्थलों की श्रेणी में इसको पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह एक ऑपरेशन इस्माइल चलाया जा रहा है पुलिस मुख्यालय की ओर से। ये क्या है ऑपरेशन इस्माइल? ऑपरेशन इस्माइल के अंतर्गत सभी पुलिस रेंज और आयुक्तालय में जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जो है ये योजना चलाई जा रही है। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन इस्माइल। तो जब भी आपसे पूछ ले कि ऑपरेशन इस्माइल क्या है तो आप बता दीजिए ऑपरेशन इस्माइल का संबंध जो है आपके ट्रांसजेंडर्स जो है उनके अधिकारों की जागरूकता से संबंधित है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के बारे में। दोस्तों मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना राज्य में लागू की गई है ताकि राज्य में बालिकाओं का जो अनुपात है उसको बढ़ावा दिया जा सके और उनके सशक्तिकरण के लिए काम किए जा सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके उद्देश्यों में लिखा है ऐसा। ठीक है, आर्थिक बल प्रदान करना, कुल मिलाकर के कन्याओं का सशक्तिकरण करना, इन सभी उद्देश्यों के साथ ये योजना शुरू की गई है। इसमें होगा क्या? इसमें भारतीय डाक विभाग के साथ मिलकर के सरकार आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली है। क्या क्या करेगी? तो राज्य सरकार की ओर से योजना के तहत एक या फिर दो, मतलब दो बालिकाओं तक, जब बालिकाओं का जन्म होगा उसके बाद प्रत्येक बालिका के नाम से 30,000 रुपए की राशि सुकन्या समृद्धि खाते में और डाक बचत खाते में एक मुश्त निवेश की जाएगी। अब ये क्यों? ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो 30,000 रुपए जमा किए जाएंगे इसमें से सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसका खाता खुलेगा 25,000 रुपए का। इसमें फिर हर साल 250 रुपए बालिका के बचत खाते में जमा करवाए जाएंगे। ठीक है, ये राशि फिर बालिका के नाम पर बनाई गई एक एफडी की राशि में रुपए 3,500 के ब्याज से जमा होगी। अब यहां से क्या होगा? ये ब्याज और ये बाकी सारे मिलकर के अंत में 21 वर्ष के पश्चात हो जाएंगे 1,47,000 रुपए और 2 लाख का दुर्घटना बीमा इसमें अलग से मिलेगा। 21 वर्ष की अवधि तक ये खाता रहेगा और उसके बाद में ये पैसा बालिकाओं को दे दिया जाएगा। तो बालिकाओं के सशक्तिकरण की इस योजना को नाम दिया गया है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, जो डाक विभाग के सहयोग से संचालित की जाएगी। सुकन्या समृद्धि खाते में पैसा जमा कराया जाएगा और वहां से पैसा फिर एफडी वाले खातों में जमा होगा। चलिए अगली जो खबर है वो है जोजड़ी नदी पुनरुद्धार योजना। जोजड़ी नदी कहां पर है? जोजड़ी नदी आपके पश्चिमी राजस्थान की नदी है और लूणी नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। जोजड़ी नदी जो है दोस्तों इसके अंतर्गत बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण की बातें आपने सुनी होगी। एक तो बांडी नदी प्रदूषित हुई है, इसी तरह से जोजड़ी नदी भी प्रदूषित वहां पर हो चुकी है उद्योग धंधों की वजह से। इसके पुनरुद्धार के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जिसमें इजराइल के साथ में मिलकर के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक का प्रयोग करके और नदी के पानी को साफ किया जाएगा और उसे घरों और खेतों तक पहुंचाने का काम इसके अंतर्गत किया जाने वाला है। ठीक है, तो जोजड़ी नदी कहां पर है? जोधपुर जिले के लूणी क्षेत्र में सालावास में इस नदी के पुनरुद्धार की योजना को लागू किया जा रहा है। अगला खबर जो है वो है रामाश्रय के बारे में। तो दोस्तों वृद्ध लोग जो हैं उनको लेकर के सरकार अपने कुछ प्रयास कर रही है और उसी क्रम में सरकार ने जो है हर जिला अस्पताल में एक विशेष वार्ड बनाने की बात की है, एक इकाई बनाने की बात की है जिसको नाम दिया गया है रामाश्रय। यहाँ पर लगभग 10 बेड होंगे जिनमें से 5 महिलाओं के और 5 पुरुषों के होंगे। बेड के पास से अलार्म की व्यवस्था की जाएगी ताकि इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत जो है वृद्धजन नर्सिंग स्टाफ को बुला सके। तो डेडिकेटेड एक वार्ड होगा और हर वार्ड में 10-10 बेड आपके महिलाओं और पुरुषों की जो वृद्धजन है उनके लिए आरक्षित किए जाएंगे। नेक्स्ट खबर आती है आपकी राज्य जल संसाधन सूचना डैशबोर्ड के बारे में।
तो दोस्तों हमारे यहाँ पर राज्य में हमारे जल संसाधन कितने हैं और वर्तमान में उनमें जल की स्थिति कैसी है, उनकी व्यवस्था कैसी है, उस चीज को जानने के लिए इसको टेक्नोलॉजी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसी क्रम में एक डैशबोर्ड का भी लोकार्पण किया गया है। इससे क्या पता चलेगा? इससे हम जो जल की उपलब्धता है उसके आधार पर बाढ़ अथवा सूखे की स्थिति का पता लगा सकेंगे और बेहतर जल प्रबंधन की ओर कदम बढ़ाए जा सकेंगे। तो राजस्थान ये पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है। अभी हमारे 805 बांधों का पूरा डेटा और मानसून में 242 बांधों का दैनिक, जबकि 88 बांधों का लाइव डेटा पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। इसके अंतर्गत एक रियल टाइम डेटा एम्बिजिशन सिस्टम जो है वो भी लगाया जाएगा, जिससे हमें न केवल वर्षा का बल्कि जल भराव और तापमान आदि जो अलग अलग घटक हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने इस तरह की डैशबोर्ड को शुरू करने की पहल की है। अगला जो प्रश्न है वो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से संबंधित। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन क्या है? दरअसल दोस्तों आप सभी जानते हो कि हमारे यहाँ पर जो है अ, एक योजना लागू की गई है जिसके माध्यम से अ, जितना भी कंप्यूटराइजेशन का कार्य है वो यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से जितने भी हमारे जो अ, सरकार के जो सॉरी जो न्यायालय के द्वारा जो वाद दिए जाते हैं उन सभी को क्या किया जाएगा? इन सभी को डिजिटल करने का, कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया जाएगा। ठीक है? तो इसके अलावा जो हमारा राजस्थान विधानसभा है, विधानसभा के अंतर्गत जितने भी हमारे जो विधि के जो कानून बनाए जाते हैं, जो भी सरकार अधिनियम बनाती है, उन सारे अधिनियमों को भी यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन के लिए भेजा जाएगा। ये काम केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के करने वाले हैं। ठीक है? अगली खबर है पेट्रोल डीजल पर वेट में 2% की कमी। तो ये खबर मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि दोस्तों ऐसा बहुत कम बार होता है पूरे साल में, कभी कभी सरकार इस तरह से दरें कम करती है। ऐसा ही सरकार ने किया, राज्य सरकार ने, नई सरकार ने आने के साथ ही पेट्रोल और डीजल पर 2% वेट की कमी यहाँ पर की है। इससे प्रदेश में पेट्रोल पर ₹1.40 से लेकर ₹5.30 तक की कमी देखने को मिली है और 15 मार्च से इसको लागू किया गया है। तो मार्च के महीने में पेट्रोल में वेट में कमी की थी। वेट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। तो अभी भी पेट्रोल और डीजल जो है इनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया और इसलिए इन पर सरकारों को, राज्य सरकारों को वेट वसूलने का पूरा पूरा अधिकार दिया गया है। अखिल भारतीय पुलिस खेलों में राजस्थान। तो अखिल भारतीय स्तर पर हाल ही में पुलिस खेलों का आयोजन किया गया मार्च के महीने में और उसी के अंतर्गत अलग अलग जगहों पर जो प्रतियोगिताएं आयोजित हुई उसमें राजस्थान ने कुल मिलाकर के 24 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक और 8 कांस्य पदक, कुल मिलाकर के कितने 54 पदक जो हैं यहाँ पर जीते हैं। तो 30 पदक तो आपके रजत और कांस्य हो गए और उसके अलावा 24 गोल्ड, कुल मिलाकर के 54 पदक जीत करके देश का नाम खिलाड़ियों ने रोशन किया है। ठीक है? ये नंबर आपको याद रहना चाहिए कि कितने टोटल पदक हमने जीते हैं, क्योंकि स्थान बहुत सारे हैं तो उससे जुड़े प्रश्न आने की संभावना कमी है। अगला देखिए, सरस ब्रांड का ऊंटनी का दूध। तो दोस्तों ऊंट का वैसे तो जो है उपयोग परिवहन के रूप में किया जाता है, लेकिन ऊंटनी का जो दूध होता है उसको काफी शक्तिवर्धक माना जाता है और ये चोट के मामले में काफी तुरंत राहत पहुंचाता है। इसी को देखते हुए अब जो सरस जो है, जो कि हमारे राजस्थान डेयरी फेडरेशन का एक उत्पाद है, उसके द्वारा जो है क्या किया जा रहा है, सरस ब्रांड का ऊंटनी का दूध लॉन्च किया जा रहा है। कहां पर? बीकानेर में। क्योंकि बीकानेर में ऊंट पाए जाते हैं तो वहां पर ये लॉन्च किया जाएगा और इसको शुरुआत में वहां पर लागू करने के बाद में पूरे देश भर में और पूरे राज्य भर में पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। आशा सहयोगियों के मानदेय में 10% की वृद्धि की गई है। तो आशा सहयोगी कौन होते हैं? हमारे यहाँ पर जो महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है जो घरेलू जमीनी स्तर पर जाकर के काम करती है। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ वर्कर। ठीक है? तो आशा के नाम से ये एक्टिविस्ट होती है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा के नाम से इनको जाना जाता है और इनके मानदेय में वृद्धि की गई है। तो इनको कोई सैलरी नहीं मिलती बल्कि मानदेय मिलता है और ये मानदेय अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? प्रतिमाह 4508 रुपए कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2024 से
इस तरह की वृद्धि को लागू किया गया है। आगे बात करें तो राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना, ये एक योजना है जिसके अंतर्गत सरकार ने क्या किया है, पेंशन राशि को बढ़ावा दिया है। तो 1 फरवरी 2024 को जीवित लोकतंत्र सेनानियों को प्रति माह 20,000 रुपए की क्या दी जाएगी, पेंशन सहायता, और 4,000 रुपए की प्रतिमाह चिकित्सा सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उसमें भी 1 अप्रैल 2024 से 10% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। स्कूल एट होम 24/7 शैक्षणिक हेल्पलाइन, एक हेल्पलाइन लॉन्च की गई है, किनके लिए, विशेष छात्रों के लिए। तो विशेष योग्यजन जो होते हैं, जो दिव्यांग छात्र होते हैं, वो घर पर बैठ करके और किसी की बिना सहायता के स्वयं ही बिना स्मार्टफोन के, बिना इंटरनेट के पढ़ सके, उसके लिए एक नई पहल यहाँ पर शुरू की गई है। ठीक है, तो ऑनलाइन ये सुविधा मिलेगी जिसमें दिव्यांगजन बच्चों को और वंचित छात्रों को घरों तक जो है इस तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि उनकी शिक्षा निर्बाध गति से चलती रहे। नाम क्या है इसका, स्कूल एट होम 24/7 शैक्षणिक हेल्पलाइन। तो एक हेल्पलाइन यहाँ पर शुरू की गई है जिसके माध्यम से ये बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं रीति की, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, पूरा नाम क्या है, रीति। तो दोस्तों 13 मार्च को राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के नीति आयोग के तर्ज पर ही राजस्थान में भी एक नए विशेष जो है संस्थान के गठन की बात की है जिसका नाम रखा गया है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। ये क्या करेगा, ये राज्य के विकास के लिए नीति तैयार करके सुझाव देने का काम करने वाला है। इसके अतिरिक्त विकसित राजस्थान 2047 का निर्माण तथा नीति निर्धारण और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की क्रियान्विति की समीक्षा करेगा। जो कुछ हमारे यहाँ पर पहले से योजनाएं चल रही है उनमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं, उन योजनाओं को विजन 2047 जो राजस्थान का है उसके अनुरूप कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ वर्तमान में चल रही विभिन्न योजनाओं में क्या बदलाव किए जा सकते हैं, वो सारी बातें इसके द्वारा की जाएगी। इसको पहले की जो मुख्यमंत्री राजस्थान सुधार परिषद जो है, आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद है, उसके स्थान पर शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की है। ये आपको जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों के संपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करते हैं जो राजस्थान से संबंधित है। इसी तरह से अब हम अप्रैल, मई और जून की करंट अफेयर्स की भी एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम डिटेल से इन पे चर्चा करेंगे। आरएस जंक्शन की तरफ से प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी टेस्ट सीरीज जो है शुरू की जा रही है 25 अगस्त को, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है 5 अगस्त से, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। तो आरएस जंक्शन ऐप के माध्यम से आप उस फाउंडेशन बैच का भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।